नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए एक बेहद ही खास शख्सियत है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी, पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय हैं। और कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं अभी आपसे जब बातचीत करने के लिए देख रहा था तो मैं आपका ट्विटर हैंडल देख रहा था, और जो इस वक्त जो सबसे ताज़ा ट्वीट आपने किया है वो आपने किया है कि किस तरह से आपके ऊपर और बीजेपी के कुछ नेताओं पर आपने लिखा है हमला हुआ। ये क्या हुआ था, बता सकते हैं आप जरा? कब, कहाँ, क्या हुआ? देखिए, कल हम युवा मोर्चे का एक प्रदर्शन था और जिस प्रकार बंगाल के अंदर तूफान के पैसे जो प्रधानमंत्री ने भेजे उसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार वहाँ कोल माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, जिस प्रकार वहाँ पशु माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, जिस प्रकार वहाँ गोल्ड माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया था युवा मोर्चे का। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी भी थे। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक पुलिस ने टीयर गैस के कैप्सूल भेजे हमारी तरफ और टीयर गैस भेजा पहले। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि टीएमसी के गुंडे भी वहाँ खड़े हुए और वो देशी बम फेंक रहे थे। वो देशी बम हमारे पास आके एक फूटा, एक हमारी गाड़ी में फूटा, जिससे हमारी गाड़ी का कांच भी फूट गया वहाँ पर। तो टीयर गैस का अनुभव तो हमें था, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने छात्र राजनीति की और विपक्ष में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब हमने बहुत टीयर गैस देखी, दिग्विजय सिंह के राज्य में बहुत टीयर गैस देखी। पर टीयर गैस के साथ देसी बम का अनुभव पहली बार हुआ। अच्छा। देसी बम भी हमारे आसपास आ रहे थे, तो वो सब टीएमसी के गुंडे। तो पुलिस और गुंडों का जो नेक्सस वहाँ पर देखने को मिला कि हमारे प्रदर्शन के दौरान मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या जी भी थे, और हम आवाज रह गई कि पुलिस टीयर गैस फेंक रही वो समझ में आ रहा है, रबर बुलेट चला रही वो समझ में आ रहा है, पर देशी बम हमारे आसपास आके गिरे तो थोड़ा हमें शंका हुई। बाद में देखा कि वहाँ टीएमसी के गुंडे और पुलिस दोनों मिलकर हमारे जुलूस को डिस्टर्ब कर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर देसी बम तक फेंके गए और वो सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ? पुलिस की मौजूदगी में, वहाँ सब पुलिस की मौजूदगी में ही होता है। अच्छा। वहाँ जो अभी हमारे कार्यकर्ता की एक डेथ हुई है वहाँ पर, जलपाईगुड़ी के बहुत गरीब कार्यकर्ता, उसकी डेथ भी हुई। उसकी पुलिस कह रही है कि घबराहट से मौत हो गई। आज हमने वहाँ पर मांग की, अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। हमने कहा कि 3 डॉक्टर्स उसकी पोस्टमार्टम करें, एक वीडियोग्राफी हो उसकी, और उसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे। पहले तो हमने प्रशासन से मांग की, गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा है, रिक्वेस्ट किया है कि यह, क्योंकि बंगाल का जादू बड़ा फेमस है, बंगाल में जादूगर बहुत है, पर पुलिस वहाँ की इतनी जबरदस्त जादूगर है कि वो किसी भी हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित कर देती है। किसी भी मर्डर को कह देती है कि ये तो दम घुटने से हो गया, इसका हार्ट अटैक हो गया। मर्डर होता है, हत्या होती है, गुंडों को संरक्षण देने का काम पुलिस करती है। तो बहुत बड़ी जादूगर पुलिस है। और इस जादूगर की छड़ी किसके पास है क्या? देखिए, वहाँ पर 2 चेहरे हैं। एक चेहरा है पर्दे के पीछे, और एक सामने जो चेहरा दिखाई देता ममता जी का दिखाई देता, और एक है भाईपो। भाईपो के नाम से आप बंगाल में किसी से भी पूछ लो कि कोयले की तस्करी कौन करता, बोले भाईपो करता है। तो वो एक तस्कर ग्रुप को संरक्षण देने वाला एक सुपर पावर सीएम वहाँ पर है, जो कि इन सब काम को अंजाम देता है। कैलाश जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में और डिटेल से, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनको नहीं समझ में आ रहा आप किस भाईको का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, आप गौरव जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप खोजी पत्रकार, और आप बंगाल में अपने पत्रकार से पूछिए कि भाईपो कौन है। वहाँ भाईपो ममता जी के भतीजे हैं, जो भाईपो के नाम से जाने जाते हैं। भाईपो बंगाल में भतीजे को भाईपो कहते हैं। तो भतीजे की सरकार पीछे चलती है, ममता जी की सरकार आगे चलती है। बिहाइंड कर्टन एक पावर हाउस है वहाँ पर, जो इस सारे गलत कामों को संरक्षण देने का काम करता है, और उन सब कामों पर पर्दा डालती है ममता जी। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों होता है कैलाश जी कि आप तो काफ़ी लंबे समय से बंगाल में हैं, आप बीजेपी के लिए वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों देखने को मिलता है दिल्ली से बैठकर कि बंगाल की राजनीति का पूरा रास्ता ही हिंसा से होकर जा रहा है? आए दिन बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आती हैं, आए दिन वहाँ पर जैसा कि आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मर्डर्स की खबरें आती हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह से शांतिपूर्वक चुनावी प्रक्रिया चलती है या पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं, बंगाल में ऐसा क्यों नहीं दिखता? देखिए, जहाँ जहाँ सीपीएम रही वहाँ पर हिंसा हुई। आप केरल जाकर देखिए, आप त्रिपुरा में पहले सीपीएम की, वहाँ पर हत्याएं होती थी।
यहाँ पर भी सीपीएम थी, उन्होंने बुनियाद रखी। आपको स्मरण होगा, आप बंगाल की राजनीति का इतिहास उठा के देखिए, जब सीपीएम थी और वहाँ पर जब ममता जी कांग्रेस में थी तो ममता जी की खुद की बहुत पिटाई हुई। मैंने उनको 3 पहिया वाली ट्राइसिकल में देखा उनको, तो इतना पिटाई की थी। अब ये जो हिंसा की राजनीति की बुनियाद सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में रखी और उसके बाद वही उससे भी ज्यादा तरीके से हिंसा ममता जी के राज में हो रही। वो सारे टीएमसी के, वो सारे सीपीएम के जो असामाजिक तत्व थे वो टीएमसी में आ गए। वहां पर वो बिहाइंड कर्टन रहते थे, यहाँ पर नेता बन गए। तो नेता बनने के बाद वहां पर ये खुद ही हिंसा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस का राजनीतिकरण तो बर्दाश्त किया जा सकता है, पर पुलिस का यदि अपराधीकरण हो जाए ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसलिए पश्चिम बंगाल के अंदर अराजकता है और उसको संरक्षण देने का काम ममता जी कर रही है। ठीक है, और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में तो उसका असर दिखा था, बीजेपी ने 18 सीटें जीती, लेकिन विधानसभा चुनावों को वहां की पार्टियां आसान नहीं बता रही हैं और वो कह रही हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है बीजेपी। और यहां पर ना तो बीजेपी का विधानसभा चुनाव में कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है और ना ही उसमें ओवैसी की एंट्री भी हुई है, तो ओवैसी के लिए भी बता रहे हैं कि उनका भी यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब लोकसभा के पहले हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम वहां पर 22 सीट जीतेंगे, तो लोगों ने कहा 2 सीट भी नहीं आएगी, 2 सीट आ जाए वही बहुत है। और हम जब 18 सीट जीते तो आप जैसे पत्रकारों ने भी एकदम खोजा कि एकदम 18 सीट कैसे बीजेपी जीत गई, क्योंकि हमारा निश्चित रूप से वहाँ पे जनाधार नहीं था, पर हमारा जनाधार मजबूत हुआ। और लोकसभा के बाद से हमने और मेहनत की है और हमने और नीचे तक पहुंचने की। मैं बता दूं आपको, 88,000 पोलिंग बूथ है, 65,000 पोलिंग बूथ पे हमारे कार्यकर्ता है। ये नेटवर्क हमने वहाँ खड़ा कर दिया और इसलिए उन कार्यकर्ताओं के दम पर हम कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। ओवैसी लड़े या नहीं लड़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 51% वोट लाकर 2/3 बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर आपने कहा कि अभी शुभेंदु अधिकारी तो बीजेपी में आए भी नहीं, तो कब आ रहे हैं वो बीजेपी में? नहीं, ये तो उनका निर्णय है। मतलब वो निश्चित रूप से टीएमसी से बहुत नाराज है और मैं नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से उनकी बातचीत चल रही है। देखिए, हमारी कोई बातचीत नहीं होती, पर मुझे लगता है कि यदि जो बंगाल को प्यार करता है, जो सोनार बंगला का सपना देखता है, आज की तारीख में वहां पर सीपीएम समाप्त है, कांग्रेस समाप्त है। मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है, लोगों को मोदी जी पे विश्वास है और सब जानते हैं कि यदि सोनार बंगला कोई बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर सरकार बना के बना सकती है। ठीक है, चुनाव के परिणामों पर तो सबकी नजर टिकी हुई है और ये हम सब जानते हैं कि बंगाल का इलेक्शन इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी बहुत कड़ी टक्कर दे रही है टीएमसी को। लेकिन मेरा एक सवाल अब आपके बयान से जुड़ा हुआ है। आपने, कैलाश जी, अभी एक चुनावी रैली में कहा कि जनवरी में हम CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर देंगे और इससे बंगाल में जो शरणार्थी हैं उनको हम जल्दी से जल्दी वहां पर नागरिकता देंगे। इसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से बयान नहीं आ रहा है। ये आप कैलाश विजयवर्गीय वहां पर ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं CAA की? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी ने जनता से वादा किया था लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी CAA बिल लेकर आए, वह दोनों हाउस में पास होकर कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका लगाई, हमें लगता है कि वो जल्दी उसका निराकरण हो जाएगा। मुझे लगता है दिसंबर जनवरी एंड तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। उसके बाद सरकार प्रतिबद्ध है। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि उन सब लोगों को जो पड़ोसी देशों के अंदर धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारे देश के अंदर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं, उनको नागरिकता देंगे हम। ये गृह मंत्री जी ने हाउस में कहा, उनके बयान को ही मैंने जनता के बीच में कहा। ठीक है, मेरे पास समय नहीं, लेकिन छोटा सा एक सवाल और लेना चाहता हूं मैं आपसे। आखिरी सवाल कैलाश जी, आगे हम बीजेपी की रणनीति को और कितना एग्रेसिव देखेंगे? क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में अब बड़े नेता, और खबर तो ये भी है कि प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल, इस बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं आप? साधारणतः प्रधानमंत्री जब भी चुनाव आचार संहिता लगती है उसके बाद ही जाते हैं चुनाव प्रचार में, पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पर आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नड्डा जी अभी 9-10 तारीख को आ रहे हैं और हमने कुछ चुनाव प्रबंधन के लिए कुछ मंत्री और पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर बुलाया है, जिससे कि चुनाव प्रबंधन ठीक तरीके से हो जाए, क्योंकि वहाँ पर माहौल बन गया, उसको चैनलाइज करना है मतदान केंद्र तक। उसके लिए हमें, क्योंकि बंगाल में हमारा कोई पुराना काम नहीं है, इसलिए अनुभवी कार्यकर्ताओं की कमी है, तो कुछ अनुभवी कार्यकर्ता जो चुनाव प्रबंधन में सहयोग कर सके, तो हमने बुलाया है और वो आएंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमसे बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी, साफ कहते हुए कि पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है, इसलिए हम मांग करते हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और सीधे सीधे ममता सरकार पर हमलावर, और ये कहते हुए कि ममता सरकार को तो कोई और चला रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।